नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मारुति सुजुकी के बारे में। देखिए मारुति सुजुकी आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है और पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। और इस कंपनी के मुझे सबसे जो खासियत पॉइंट यही लगता है कि जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है वो सारे कंपनीज को टक्कर देने वाला अकेला मारुति सुजुकी एक ऐसे कंपनी है जो डेट फ्री कंपनी है। क्योंकि अगर इस कंपनी का पेयर कंपनी को देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके पास भी डेप्थ है, ऑब्वियसली इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.65% के आसपास है। बाकी देखिए, बाकी कुछ और छोटे मोटे कंपनी है जिसका भी डेप्थ है, मगर मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जिसका डेप्थ एकदम जीरो के आसपास है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी सिर्फ डेप्थ को कंट्रोल में नहीं रखा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले। और कंपनी के जो मार्केट कैप है वो करीबन 3,90,000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे कोई छोटा मोटा भी तो कंपनी नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी कंपनी 1 रुपया भी डेप ना लेकर काम कर रहा है, तो क्या वो कंपनी को अच्छा नहीं कहा जाएगा? मेरे हिसाब से तो बेस्ट कंपनी है। अभी देखिए, सिर्फ बेस्ट बोलना बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं जो पॉइंट्स कंपनी के लिए शायद फ्यूचर में कुछ ग्रोथ रुकने के लिए काफ़ी है। देखिए कंपनी बताया कि 2025 के बाद वो 2025 में कंपनी ईवी मार्केट में लेके आएंगे। खुद का जो ईवी का गाड़ियां है वो मारुति सुजुकी 2025 में लेके आएंगे। अभी इस टाइम में महिंद्रा महिंद्रा, टाटा से लेकर बाकी सारे कंपनीज ईवी मार्केट में लेके आ चुके हैं। तो देखिए इतने बड़े जायंट कंपनी तो अभी तक मार्केट में ईवी नहीं लेके आए, क्या वो गलत कर रहा है? देखिए सिचुएशन वाइज अगर देखा जाए तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मारुति ने कोई गलत नहीं करा है, क्योंकि वो मार्केट प्लेस को समझ रहा है कि सही में ईवी मार्केट को एक सनराइज सिचुएशन दिखा रहा है कि अभी सनराइज जो हो रहा है उतना ग्रोथेबल सनराइज नहीं हो रहा है। तो जब पीक आवर आएगा उसी टाइम में ईवी मार्केट में लॉन्च कर देंगे मारुति सुजुकी। तो मुझे लगता है शायद उसके मैनेजमेंट का नया स्ट्रेटजीज होगा। उसका मैनेजमेंट इतने पुराना मैनेजमेंट है और इतना स्ट्रांगली मैनेजमेंट है, शायद उन्होंने कुछ अलग सोचे होंगे, क्योंकि हम लोगों बस की बात नहीं कि उतना ज़्यादा सोचे। तो जब कोई डिसीजन आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली मारुति सुजुकी के ऊपर एक बिग अपडेट है, वो है एक बड़ा सा बाइंग टारगेट है। अभी कहेंगे सर ये बाइंग टारगेट क्या आपके है? बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी किसी को बाय सेल का रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि मेरे वीडियोस हमेशा आप सीखने के लिए यूज़ करिए, हमेशा आप पढ़ने के लिए सीखने के लिए यूज़ करिए और उसके बाद बहुत सारा नॉलेज गैदरिंग करिए, उसके बाद आप खुद का डिसीजन खुद ही अप्लाई करिए। तो ये देखिए ये बाइंग जो रेटिंग है वो किसने दिया? बाइंग का जो टारगेट दिया 14,975 के आसपास, वो दिया के आर चौकीज ने। तो के आर चौकीज ने यहाँ पे 14,975 का टारगेट रखा है। तो अभी चल कितना रहा है? अगर चलने की बात करूँ तो 12,439 12,439 के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी का टारगेट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट एक रखा गया है। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया और ऑब्वियसली एक रिक्सी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, उसी रेंज के बेसिस में मैंने इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किया तब मैंने एक एंटी यहाँ पे लिया और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट किस लेवल तक है? 1:3 रेशियो का मैंने टारगेट रखा। तो बेसिकली जो टारगेट यहाँ पे एम के आर चौकसी ने दिया उससे बहुत कम है, क्योंकि चौकसी का जो टारगेट है वो अराउंड 15,000 के आसपास है और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा जो टारगेट खुद का है वो 13,615 के आसपास है। तो देखिए इस तरीके से चीज़ों को मैं जब भी काम करता हूँ किसी भी कंपनीज के ऊपर हमेशा रूल्स को फॉलो अप करके काम करता हूँ। मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था, जब भी कोई रेंज बनता है तब मैं रेंज के अंदर होल्ड करता हूँ, मतलब वेट करता हूँ। जब उसको ब्रेकआउट करे तब उस ब्रेकआउट के सिचुएशन को समझकर काम करता हूँ। तो बेसिकली आरती कोई छोटा मोटा कंपनी है, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ। बाकी देखा जाएगा मेरा टारगेट होता है कि स्टॉप लॉस होता है। तो बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन, जो मेरे एक पसंदीदा कंपनी है। इसके ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैं दोनों के ऊपर काम करता हूँ। देखिए एंजल वन के ऊपर एक बिग नेगेटिव न्यूज सामने देखने को मिला। बिग नेगेटिव न्यूज नहीं कहूंगा, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है जिसके चलते शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो उससे पिछले दिनों में करीबन 3.5% के आसपास क्रैश हुआ था। उसके पीछे एक रीजन भी है,
वो रीज़न के बारे में बात करूँ, आप देखिए, इंडियस एंजल वन फॉल्स आफ्टर अप्रैल ऑर्डर डिक्लाइन। तो अप्रैल अप्रैल का जो ऑर्डर है वो डिक्लाइन होने के कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला। अब कहेंगे सर ऑर्डर डिक्लाइन हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, ऑर्डर ही तो सब कुछ है। अगर मान के चलिए आपको इस बार 100 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला, अगर मान के चलिए नेक्स्ट मंथ में आपको 100 क्वांटिटी नहीं 80 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला, क्या 100 क्वांटिटी में जितने पैसे आप कमा रहे थे, क्या 80 में वो कमा पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए ऑर्डर जितना कम होगा उतना ही आपके लिए प्रेशर बनेगा, और यही कारण की वजह से शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला। अभी मतलब कहने वाला बात यह है कि इस न्यूज के कारण क्या शेयर में एक बिग फॉल दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो छोटे मोटे न्यूज तो मार्केट में आते रहते हैं, इसमें आप हर न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेंगे, हर न्यूज को देखकर आप माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एक गलत डिसीजन है। क्योंकि मार्केट में जो लोग काम करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, तो वो लोग डरता नहीं है, इतने जल्द से जल्द डरता नहीं है। अगर कंपनी बेस्ट हो, हाँ, ये बात पहले समझ लीजिए, कंपनी अगर बेस्ट हो, बेस्ट मतलब कंपनी अगर अच्छा हो, तो डरना नहीं चाहिए। अगर कंपनी बेकार हो, जैसे वोडाफोन आइडिया, जो पहले ही खुद कर्जे में डूबे हुए हैं, अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ आया तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, आपको समझना चाहिए कि हाँ, कंपनी यहाँ से एक बड़ा सा फॉल दिखा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर देखिए, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो आ चुके हैं। रिजल्ट कंपनी की इतना शानदार पेश किया, आप खुद ही देख लीजिए। तो जो कंपनी इतना शानदार तरीके से सेल्स किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी मेंटेन किया, क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ आँच आना चाहिए? क्या उस कंपनी के ऊपर खराब डिसीजन के कारण बिग फॉल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो कुछ तो करेक्शन होगा, छोटा मोटा करेक्शन होगा, उस करेक्शन फिर से वो रिकवरी भी कर लेंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिले, ये एक कंपनी के लिए मुझे अभी वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है। यही पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला था कि कंपनीज के ऊपर कर्जा बढ़ा, कुछ ना कुछ कारण की वजह से कर्जा बढ़ा। अभी कर्जा किस लिए बढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी ने कर्जा लिया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड में और लीज लाइबिलिटी के लिए कोई भी कर्जा नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है। मतलब कंपनी कुछ थिंकिंग बड़ा रखे है, जिसके चलते कंपनी कर्जा लिया। ऑब्वियसली किसी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया, तो सोचना कंपनी का चांसेस हायर है, वो आगे बढ़ने के दम रखते हैं, क्योंकि वो कुछ सोच कर ही उस तरीके से लोन कंपनी लिए होंगे। तो बाकी अब इस कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी को बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स तो बना था, शोल्डर का बिग हेड बन अभी तक नहीं बना। तो जब बनेगा तो मैं जरूर इसके ऊपर एक डिसीजन लूंगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से वो बनेगा। जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर है और 200 डेज मूविंग एवरेज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी रिटेस्ट किया और दोबारा यहाँ पे भी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करें तो बड़ा सा फॉल हो सकता है, और 1992 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी, जिसको आरएफसी नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये कंपनी मुझे सबसे शानदार इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी होने के नाते भी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते भी मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं। अभी 100% पैसा क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि कंपनी लोन किसको देता है? गवर्नमेंट कंपनी को, और वो भी रेलवे गवर्नमेंट को, जहाँ पे लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस ना के बराबर है। अगर वो कंपनी प्राइवेट व्यक्ति को लोन देता, कोई प्राइवेट कंपनी को लोन देता, तो ऑब्वियसली उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाते। क्योंकि आज सोचिए, बजाज फाइनेंस इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी उसका एनपीए अभी भी 0.30 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी उसका लोन अभी भी डिफॉल्ट होते हैं, तो मतलब उसका लोन अभी भी एनपीए के हिसाब से देखने को मिलता है, मगर इसका एनपीए आपको नहीं दिखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाले हैं, उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं। कंपनी के इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि सेल्स तो तगड़ा दिख रहा है। एक्सपेंस तो इसका ना के बराबर होता है, क्योंकि ऑफिशियली सारे के सारे खर्चा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी मटेरियल्स का खर्चा नहीं है, इसलिए एक्सपेंस सिर्फ ऑफिशियली है, छोटा मोटा एक्सपेंस है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से सारे सिचुएशन इस कंपनी को आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के इस बार नेट प्रॉफिट थोड़ा सा वीकनेस में है, अभी देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से कंपनी का रिजल्ट होते हैं। तो बाकी कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। अभी मजेदार बात बता दूं, कंपनी के जो होल्डिंग है वो ओएफएस के माध्यम से उस होल्डिंग को उसको बेचना पड़ेगा। मतलब कंपनी के पास जो 86% होल्डिंग है उसको कंपनी को बेचना पड़ेगा। कितना? क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग
प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो 75% के आसपास होल्डिंग, सॉरी 75% से ज़्यादा प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कंपनी 11% के आसपास, 11.36% के आसपास होल्डिंग को बेचेंगे, और जब इस सेल को सेल करेंगे तो वो ऑफर फॉर सेल रहेगा, वो एफएस रहेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट जो था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इस रेंज को ब्रेक करके अगर ऊपर गए तो यहाँ पे एक कप बनेगा, और कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा, तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तब तक के लिए मैं शांति से इस कंपनी के ऊपर बैठे रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हमेशा आपको सारी चीज़ों को एज ए एजुकेशन पर्पस में और सारी चीज़ों को आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ, और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है, कोई भी मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं है। हाँ, एक चैनल है ज़रूर जहाँ पे सिर्फ मैं कंपनी मार्केट के रिलेटेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे कोई भी शेयर का बाय सेल और कोई भी प्रमोशन नहीं है। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए, और आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है कनारा बैंक। देखिए कनारा बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, और बेसिकली कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये के आसपास है। तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट जल्द से जल्द लेके आने वाला है। तो स्प्लिट का डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है, 15 तारीख को कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। और वो भी कितना, कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो अभी 2 रुपया बनने वाला है। तो इस 10 रुपये का फेस वैल्यू 2 रुपया बनेगा, तो एक के बदले 5 शेयर कंपनी आपको देने वाले है। तो इस कंपनी की स्प्लिट पाना है तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।